चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छे रहें। ठीक है, तो डियर एजिटियंस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है धातु विज्ञान। क्या नाम है? धातु विज्ञान। तो धातु तो आप सभी जानते ही रहेंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो हम जानेंगे धातु क्या होता है। ठीक है बेटा, तो धातु विज्ञान क्या होती है बेटा? धातु विज्ञान की परिभाषा सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है, उस शाखा को हम धातु विज्ञान कहते हैं। समझ में आया बेटा सभी को? ठीक है, तो अब देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे और अधातुओं के भी भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे और अधातुओं के भी रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे, और अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानेंगे कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है और कौन सी मध्यम क्रियाशील है। इसके बाद में हम आयनिक यौगिक के बारे में जानेंगे कि आयनिक यौगिक क्या है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक मतलब प्रकृति, मतलब धातुओं को जो प्रकृति से गुण मिले हैं ना, कि मतलब धातु तन्य होती है, धातु आघातवर्धनीय होती है। तन्य मतलब धातुओं को हम खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आघातवर्धनीय मतलब धातुओं को हम पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं में सोनू रस का गुण पाया जाता है, ध्वनिक गुण पाया जाता है, मतलब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो उनसे आवाज आती है। ठीक है, टन करके। ठीक है बेटा, तो वो ध्वनिक गुण हो गया। तो ये सब क्या है? इसके भौतिक गुण है। क्या है बेटा? भौतिक गुण। भौतिक मतलब उनको जो प्रकृति से गुण मिले हैं धातुओं को। समझ में आया बेटा? और इसके बाद में हम रासायनिक गुणों की बात करेंगे। रासायनिक गुण क्या बेटा? जब उनकी रसायनों के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो कौन से लवण बनते हैं, क्या क्या बनता है उनसे, वो रासायनिक गुण हो गए। ठीक है बेटा, तो धातुओं और अधातुओं दोनों का भौतिक गुणधर्म भी देखेंगे, दोनों का रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे। समझ में आया? और इसके बाद में हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में देखेंगे, और इसके बाद में हम आयनिक यौगिकों के बारे में देखेंगे। ये पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ये टॉपिकों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ध्यान दो बेटा, इस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? इस चैप्टर का नाम है धातु विज्ञान। और कौन सा चैप्टर है ये? 8वां। आपकी साइंस 1 का 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अयस्कों को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, उस शाखा को हम धातु विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि धातु और अधातु दोनों के भौतिक गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं भौतिक गुणधर्म। क्या देख रहे हैं? भौतिक गुणधर्म। किसके बेटा? धातुओं के। किसके गुणधर्म? धातुओं के। ठीक है बेटा, तो देखो आपको मैंने बताया धातु विज्ञान की परिभाषा। अयस्क, क्या बोला मैंने? अयस्क। अयस्कों को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ते हैं उसी को हम धातु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अयस्क क्या होता है? आपका सवाल क्या है? अयस्क क्या होता है? तो बेटा अयस्क भी खनिजी है। अयस्क भी क्या है? खनिजी है। तो वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु आसानी से व लाभदायक तरीके से प्राप्त की जा सके, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा अयस्क के उदाहरण क्या हो जाएंगे बेटा? अयस्क के उदाहरण हो जाएंगे बॉक्साइट। ठीक है बेटा, बॉक्साइट। अब ये जो बॉक्साइट है ना बेटा, इसका अणुसूत्र होता है Al2O3.H2O। इसके बारे में आगे जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, अब ये बॉक्साइट क्या है? अयस्क है। क्या है बेटा? अयस्क। और इसका अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? Al2O3.H2O। तो अयस्क भी क्या होते हैं बेटा? खनिज होते हैं। तो वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु आसानी से और लाभदायक तरीके से प्राप्त की जा सके, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइड हो गया। और बॉक्साइड किसका अयस्क होता है बेटा? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कौन? बॉक्साइड। समझ में आया बेटा? ऐसे ही बेटा और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हो कैसिट्राइट। कैसिट
राइट, ठीक है। जो टिन्न धातु से मिलता है, कौन सी धातु से मिलता है? टिन्न धातु से। टिन्न धातु में कैल्शिट्राइट अयस्क होता है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट अयस्क होता है, ठीक है बेटा। और तीसरा आप एग्जांपल ऐसे ही दे सकते हो, सिनाबार। सिनाबार जो पारा होता है ना, पारा, पारे के अंदर सिनाबार अयस्क पाया जाता है। तो ये बेटा ये अयस्क है और ये धातुएं हैं, इन धातुओं में ये अयस्क पाए जाते हैं। तो समझ में आया बेटा अयस्क क्या होता है सभी को, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि अयस्क की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु आसानी से और लाभदायक तरीके से प्राप्त की जा सके उन्हें अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए ये अब खनिज आया, उसमें खनिज किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनको पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, कोयला, प्लेटिनम, लोहा, ये सब पृथ्वी के भूगर्भ से ही खोदकर निकाले जाते हैं, तो वो सब क्या है? खनिज है। समझ में आया बेटा सभी को? चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, अब इसमें धातु विज्ञान चैप्टर का नाम है, तो धातुओं के हम भौतिक गुणधर्म देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? भौतिक गुणधर्म, कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन से हैं, किनके किनके बेटा, किनके बेटा? धातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है बेटा। धातुओं के हम भौतिक गुणधर्म देख रहे हैं। भौतिक गुणधर्म मतलब क्या होता है बेटा? कि मतलब धातुओं को प्रकृति से, प्रकृति ने कौन कौन से गुण दिए हैं, धातुओं को प्रकृति ने कौन कौन से गुण दिए हैं, वो गुण अब हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान है सबका? चलो बेटा ध्यान दो, धातुओं के भौतिक गुणधर्म देख रहे हैं बेटा, सभी का ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। शाबाश बेटा। देखो धातुएं मुख्य रूप से ठोस अवस्था में होती है। जो धातुएं होती है ना बेटा, वो कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है। जैसे लोहा है, लोहा धातु है ना बेटा, लोहा क्या है? धातु है। तो लोहा कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। समझ में आया बेटा? तो ये भी इसका क्या है? भौतिक गुण है। क्या है बेटा? भौतिक गुण। समझ में आया बेटा? तो लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये इसका भौतिक गुणधर्म हो गया। समझ में आया बेटा? हम धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोहा कैसा होता है? ठोस होता है, तो ये इसका क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म। और भी गुणधर्म देखेंगे, लेकिन मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं और गैलियम धातु, ये भी क्या है? गैलियम धातु है बेटा। मरकरी भी क्या है? धातु है। हमने बात की कि धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जो मरकरी और गैलियम है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ में आया बेटा? तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। क्योंकि भौतिक गुणधर्म तो क्या है धातुओं का? कि वो ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी और गैलियम धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होती है कमरे के तापमान पर। समझ में आया? अब आगे देखो बेटा, अपवाद मतलब होता है बेटा, मतलब उसका गुण तो होना चाहिए ठोस, लेकिन वो ठोस नहीं है, मतलब वो अपना गुण नहीं दिखा रहा है। जो उसको अपना गुण दिखाना चाहिए कि धातु ठोस होती है, तो वो ठोस गुण नहीं दिखा रहा है, वो द्रव गुण दिखा रहा है, तो इसको हम अपवाद कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अपवाद कहेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, सभी धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती है, धातुएं कठोर ही होती हैं, लेकिन क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दूसरा भौतिक गुणधर्म ये देखिए कि धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं का ये गुण है, भौतिक गुण है, लेकिन आपकी जो लिथियम धातु है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। समझ में आया बेटा? तो ये भी क्या हो गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इसके अपवाद हो गए। मतलब कठोर होती है लेकिन ये कठोर नहीं है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। समझ में आया बेटा? तो दो भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए कि धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है बेटा, ठोस होती हैं, ठीक है। कुछ इनके अपवाद भी हैं जो मैंने साथ में आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, सभी धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। मैंने आपको बताया लोहा,
लोहे में करंट आता है ना बेटा, करंट आता है ना, तो वो क्या है, विद्युत की सुचालक है। विद्युत की क्या है, सुचालक। अब ऊष्मा की, बेटा ये लोहे की रोड है समझो, ठीक है, तो इसको मैं यहां गर्म करूंगा, आगे का किनारा इसका गर्म करूंगा और यहां पे मैं पकड़ के रखा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां तक गर्म हो जाएगी, ये पूरी यहां तक गर्म हो जाएगी, मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ऊष्मा यहां से यहां तक आ रही है। समझ में आया बेटा? तो ये ऊष्मा की क्या हो गई, सुचालक। ऊष्मा की क्या हो गई बेटा, सुचालक। तो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की और विद्युत की दोनों की क्या होती है बेटा, सुचालक होती है। तो ये भी इसका भौतिक गुणधर्म हो गया धातुओं का, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आए कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए तो आप ये सब लिख सकते हो बेटा, ठीक है, जो अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैंने नोट्सों में एकदम अच्छे तरीके से, अच्छी भाषा में, मतलब जो आपको समझे इस तरीके से मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है बेटा, इजी भाषा में जिसको बोलते हैं। तो धातुओं का ये भी गुणधर्म है, ऊष्मा की सुचालक और विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर बोले तो एजी, ठीक है, मतलब चांदी। कॉपर जिसको हम तांबा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको सीयू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सीयू से। ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। जो सिल्वर है, जो चांदी है और तांबा है, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है बेटा, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ठीक है। लेकिन लेड, क्या बताया बेटा, लेड, लेड को लिखते हैं बेटा पीबी से, किससे लिखते हैं, पीबी से लिखते हैं। लेड तथा मरकरी, मरकरी देखो बेटा, ये तो हो गया लेड पीबी और एचजी का मतलब मरकरी, लेकिन लेड और मरकरी है ना बेटा, ये धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। समझ में आया बेटा? तो ये दोनों भी क्या है, इसकी अपवाद है। ये हमने पढ़ लिया कि ऊष्मा की और विद्युत की क्या है, ये सुचालक होती है धातुएं, ठीक है, लेकिन लेड और मरकरी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, धातुओं के भौतिक गुण। क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं के भौतिक गुण, मतलब प्रकृति से ही मिले हैं ये सभी, इनको गुण, ये गुण इनको कहां से मिले हैं, प्रकृति से ही मिले हैं, ठीक है बेटा। आगे और भी गुण जानते हैं। देखो बेटा क्या बताया है, धातुओं का गलनांक, गलनांक बोले तो द्रवणांक भी बोल सकते हैं, और आपको मैंने पहले ही बताया है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो इस घटना को हम गलनांक कहते हैं या फिर द्रवणांक कहते हैं। तो धातुओं का गलनांक, द्रवणांक और क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब भी आपको मैंने बताया है कि द्रव से गैसीय रूप में बदलना, द्रव से गैसीय रूप में बदलना, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो धातुओं का गलनांक, जिसे हम द्रवणांक भी कहते हैं, और क्वथनांक, क्वथनांक को हम वाष्पीकरण भी कहते हैं, बहुत अधिक होता है। मतलब धातुओं को पिघलाने के लिए, धातुओं को पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान लगेगा, मतलब इनका द्रवणांक अधिक होता है बेटा। लोहा है, उसको पिघलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा। समझ में आया बेटा, बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। ऐसे ही और भी धातु, धातु आप समझते हो ना। तो धातुओं को पिघलाने के लिए, उनको गलाने के लिए बोले तो उनका द्रवणांक बहुत अधिक होता है, और उनका क्वथनांक भी, द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना, उसको द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए भी, और ये मान भी बहुत ज्यादा चाहिए। समझ में आया बेटा, गलाने के लिए और क्वथनांक करने के लिए ज्यादा मान की आवश्यकता होती है, ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे टंगस्टन धातु, टंगस्टन को W से लिखते हैं बेटा, ठीक है। टंगस्टन धातु का द्रवणांक सबसे अधिक 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे एग्जांपल दिया है मैंने कि जो टंगस्टन धातु है उसको द्रवणांक जो है, इसको गलाने के लिए 3422 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ठीक है बेटा। लेकिन सोडियम, सोडियम जिसे Na से लिखते हैं, पोटेशियम जिसे K से लिखते हैं, पारा जिसे Hg से लिखते हैं, गैलियम जिसे Ga से लिखते हैं, ठीक है, सीजियम जिसे Cs से लिखते हैं, इन धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। अब ये धातु होते हुए भी, धातु होते हुए भी इनका क्या है, द्रवणांक और क्वथनांक क्या है, कम है बेटा, क्या है, कम है बेटा। समझ में आया? तो ये अपवाद हो गई। गुण तो क्या है, भौतिक गुणधर्म, गलनांक और द्रवणांक ज्यादा होता है। टंगस्टन धातु का सबसे ज्यादा होता है, कितना, 3422 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पोटेशियम, पारा, गैलियम, सोडियम,
सीजियम, ठीक है, इन धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। समझ में आया बेटा? पक्का? चलो आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं धात्विक चमक की। धात्विक चमक की, अभी तक बेटा अपना धातुओं का भौतिक गुणधर्म ही चल रहा है, धातुओं का भौतिक गुणधर्म ही चल रहा है। पहला हम देख लिए कि ये कठोर होती है, ठोस होती है, ठीक है, इनका द्रवणांक और गलनांक ज्यादा होता है, अधिक होता है। अब हम देख रहे हैं धात्विक चमक, मतलब ये भी इसका क्या है? भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण। किसका? धातु का। किसका? धातु का। धातु का भौतिक गुणधर्म ही चल रहा है, अभी तक भौतिक गुणधर्म ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इनमें धात्विक चमक भी होती है। धात्विक चमक का मतलब क्या? अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। धात्विक चमकती है बेटा। धात्विक क्या होती है? चमकती है। चमकती है ना? सोना चमकता है, चांदी चमकती है, लोहा चमकता है, एल्यूमिनियम चमकता है, देखा है ना? हाँ, तो धात्विक कैसी होती है बेटा? चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है। तो चमकने का गुण भी इनमें पाया जाता है, तो ये भी इसका भौतिक गुण है। सही है ना बेटा? धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? चलो ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे का और देखते हैं, और गुण देखते हैं। वायुमंडल की ऑक्सीजन और आर्द्रता इस प्रकार की क्रियाशील गैसों के संपर्क में आने पर धातुओं के पृष्ठभाग की अभिक्रिया होकर उनकी चमक कम हो जाती है। हमने ये देख लिया कि धात्विक चमक भी इनके अंदर गुण पाया जाता है, मतलब धातुएं चमकती है, ठीक है। लेकिन धातुओं को हम वायुमंडल में जब हम खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन में नमी होती है, उससे धात्विक क्रिया करती है और जंग पकड़ लेती है। क्या होती है? जंग पकड़ लेती है, जिससे उनकी चमक क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। जिससे उनकी चमक क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है बेटा। तो हमें जंग से भी बचाना चाहिए धातुओं को, सही है ना? हाँ, अब ध्यान दो बेटा, आघात वर्धनीयता, ये भी गुण है बेटा। ये भी क्या है? भौतिक गुण है। किनका? धातुओं का। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब धातुओं को हम पीट पीट कर पतली चादर के रूप में भी बदल सकते हैं, तो ये गुण भी धातु में पाया जाता है। ये गुण भी धातु में पाया जाता है, मतलब धातुओं को हम पीट सकते हैं और पतली चादर के रूप में हम इसे आकार दे सकते हैं। मतलब इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का भी गुण धातुओं में पाया जाता है। तो ये सब क्या है? भौतिक गुण है। क्या है बेटा? भौतिक गुण। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं तन्यता की। किसकी? तन्यता की। तो बेटा ध्यान दो, देखो तन्यता क्या होती है? तन्यता क्या होती है? धातुओं की पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। बेटा क्या होता है? जो धातुएं होती हैं, इनको हम पतली तार के रूप में खींचकर लंबा कर सकते हैं, ठीक है। पतले तार के रूप में भी हम इन्हें बदल सकते हैं। समझ में आया? और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं को पतले तार के रूप में बदल सकते हैं ना खींचकर, तो इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता, ठीक है। सोना, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, और सबसे तन्य धातु कौन है? सोना। 1 ग्राम सोने से लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना तन्य होता है सोना। तो सोना सबसे तन्य धातु है। समझ में आया बेटा? पक्का? चलो आगे ध्यान देते हैं बेटा। अब बात करते हैं ध्वनिक की। किसकी? ध्वनिक की। ध्वनिक को और क्या कहते हैं बेटा? सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस, ठीक है बेटा। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, उन्हें सोनोरस या ध्वनिक धातु कहते हैं। तो धातुओं के अंदर यह गुण भी पाया जाता है, ध्वनिक का या फिर सोनोरस का गुण भी धातुओं के अंदर पाया जाता है। धातुएं क्या होती है? किसी कठोर सतह से टकराती है, तो उनमें से आवाज निकलती है। उनमें से क्या निकलती है? आवाज। तो ये गुण उनके अंदर है। समझ में आया? तो ये गुण भी उसका क्या है? भौतिक गुण है। क्या है बेटा? धातुओं का भौतिक गुण। इस गुण को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस। समझ में आया बेटा? शाबाश बेटा। आगे देखो, सोडियम व पोटेशियम। सोडियम व पोटेशियम, ये आपका Na सोडियम है, K का मतलब पोटेशियम है। सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं।
तो सोडियम व पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, जल्दी से क्रिया कर लेती हैं, जल्दी से क्रिया कर लेती है। इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेते हैं। अगर सोडियम को और पोटेशियम को अगर हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो सोडियम और ये पोटेशियम क्या करते हैं, वायु में ऑक्सीजन से और उसमें उपस्थित नमी से, दोनों से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। समझ में आया, ब्लास्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम इतनी क्रियाशील है, ये इतनी क्रियाशील हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इनको आग से बचाने के लिए, इनको ब्लास्ट होने से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, जिसे आप रोकेल भी बोलते हैं या केरोसिन भी बोलते हैं, इसमें डुबाकर रखा जाता है। तो ये सब क्या हो गए बेटा, भौतिक गुणधर्म, किसके, धातुओं के। धातुओं में ये गुण होते हैं बेटा, और ये सब इनको प्रकृति से मिले हैं ये गुण, इसलिए इनको भौतिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। समझ में आया बेटा, पक्का ना। चलो अब बात करते हैं बेटा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की। किनकी, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब बात कर रहे हैं अधातुओं की। धातुओं की कर ली, अब अधातुओं की करते हैं, ठीक है बेटा। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। धातुओं में तो देख लिए, ये कठोर होती है, ये ठोस होती है, इनका गलनांक ज्यादा होता है, इनका द्रवणांक ज्यादा होता है, इनका क्वथनांक ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। इनमें सोनोरस गुण पाया जाता है, इनमें चमकदार गुण पाया जाता है, ठीक है। इनमें ध्वनिक गुण पाया जाता है जिसे सोनोरस भी कहते हैं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो ये सब क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए, किसके, धातुओं के। अब बात करते हैं अधातुओं के। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं को प्रकृति ने कौन से गुण दिए हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में तो कुछ धातुएं गैसीय अवस्था में होती है। तो कुछ धातुएं तो होती है बेटा ठोस अवस्था में पाई जाती है और कुछ गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हीलियम गैस हो गया, तो ये क्या है, गैस है। क्या है, गैस। तो ये अधातु भी है, क्या है, अधातु भी है और गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। और कुछ ठोस होती है, जैसे आप बेटा कोयला ले लो, क्या ले लो, कोयला, ठीक है। कोयला कैसा होता है, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। आयोडीन ले लो, आयोडीन जिसे आप नमक कहते हैं, क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। नमक ठोस होता है, ठीक है, लेकिन वो अधातु है, ठीक है। तो अधातु है बेटा, ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये अपवाद हो गया बेटा। ब्रोमीन जो Br है, इसे Br से लिखते हैं, ठीक है बेटा। जो ब्रोमीन है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। बेटा तुम क्या बोल रहे हो, द्रव्य। ध्यान दो बेटा, द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। द्रव मतलब तो होता है लिक्विड, ठीक है बेटा, और द्रव्य मतलब होता है कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ। तो ध्यान रखना बेटा, द्रव और द्रव्य में रात दिन का अंतर है, सही है बेटा, याद रखोगे। द्रव्य मतलब लिक्विड, ये द्रव्य मतलब पदार्थ और द्रव मतलब कोई लिक्विड जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वो होता है द्रव। क्या होता है, द्रव, याद रहेगा ना। तो ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमने पढ़ लिया कि जो अधातुएं हैं उनका भौतिक गुणधर्म क्या है कि ये ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन जो ब्रोमीन है, Br है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ में आया बेटा। अधातुओं में चमक नहीं होती, धातुओं में चमक होती है। अब उनका अपोजिट करते जाओ, अब उनका अपोजिट करते जाओ। अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, परंतु ध्यान दो बेटा, बट लेकिन किंतु परंतु आयोडीन अपवाद है। आयोडीन क्या है, अपवाद है। ये अधातु है आयोडीन, लेकिन गुण तो धातु वाला दिखाएगा, गुण तो धातु वाला दिखाएगा। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद, जिस थाली में खा रहा है। अब भी अभी तूने पूछा था अपवाद क्या, तो यही है बेटा अपवाद। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने वाले अपवाद होते हैं। समझ में आया, हाँ। तो ध्यान दो बेटा, क्योंकि आयोडीन के कैलाश चमकदार होते हैं। आयोडीन है धातु है, लेकिन ये चमकदार है। और अधातु का गुण क्या होता है, वो चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन चमक दिखा रहा है, अधातु होते हैं भी। तो हुआ ना अपवाद बेटा, हाँ।
संभल के रहा करो ऐसे लोगों से, ठीक है। हाँ, तो कुछ अपनी लाइफ में भी अपवाद होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, तो उन अपवादों से थोड़ा संभल कर रहा करो। दिखाने को अपने रहेंगे लेकिन गुण उनके अंदर दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो बेटा, अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती है, लेकिन हीरा, किसकी बात कर रहा है बेटा? हीरा इसका अपवाद है। यार हीरे को तो बदनाम कर दिए रे। हम तो बोलते हैं तू तो हीरा है, मेरा हीरा है, मेरा लाल है, मेरा पीला है, मेरा नीला है, लेकिन हीरा तो यहां अपवाद है। हीरा तो क्या है यहाँ पे? अपवाद। ध्यान दो बेटा, अधातुओं में कठोरता नहीं होती है, लेकिन हीरा तो बेटा सबसे कठोर होता है। जो कार्बन का अपरूप है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, कौन? हीरा। कौन? हीरा। तो हीरा आज से यहाँ पे अपवाद हो गया है बेटा। किसी को अपना हीरा मत समझना तुम, ये हीरा लोग ही सबसे ज्यादा अपवाद होते हैं। समझ में आया? हाँ, अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। हमने बात की थी धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक और ऊष्मा की सुचालक, लेकिन अधातुएं होती है ना, वो कैसी होती है बेटा? कुचालक होती है। किनकी? विद्युत की और ऊष्मा की, ठीक है बेटा। लेकिन किंतु परंतु ग्रेफाइट, कौन? ग्रेफाइट। आपकी जो पेंसिल है ना, पेंसिल में एक ब्लैक कलर रहता है अंदर, वो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट, जिससे आप लिखते हो, ठीक है। तो ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है बेटा? अपवाद है। समझ में आया? हाँ, जो कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मतलब इसमें करंट पास होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? करंट पास होता है। वैसे तो ये अधातु है और अधातु का गुण है कि वो विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ये तो सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट। तो ये भी क्या हो गया बेटा? अपवाद हो गया। समझ में आया बेटा? हाँ, अधातुओं के द्रवणांक व क्वथनांक कम में होते हैं। जो अधातुएं होती हैं उनका द्रवणांक भी कम होता है, मतलब उनको कम तापमान पर पिघला सकते हैं, और उनका क्वथनांक भी कम होता है। ठीक है बेटा? तो हम क्या देख रहे हैं? ये सब अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है बेटा? अब ध्यान दो बेटा, जो पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं वे सामान्यतः विद्युत के भी सुचालक होते हैं। अब बेटा, जो पदार्थ विद्युत के सुचालक हैं, जो पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं वे सामान्यतः विद्युत के भी सुचालक होते हैं। इसी प्रकार से ऊष्मा के कुचालक विद्युत के भी कुचालक होते हैं। हीरा अपवाद है जो विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। यहां पर भी दोगलापंती कर दी है इसने। सही है ना? तो इसको अपनी लाइफ से निकालना चाहिए। लेकिन तुम तो हीरे के ही, डायमंड के ही गहने मांगते हो। सही है कि नहीं? अरे तुम भी तो मांगते हो, जरूरी थोड़ी ना लड़कियां ही मांगेगी। तुम भी तो अंगूठी मांगते हो, हाँ, डायमंड की। हाँ, तो हीरा बेटा ध्यान रखना, अपवाद है ये। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया ना पॉइंट है कि जो पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं वे सामान्यतः विद्युत के भी सुचालक होते हैं। मतलब ऊष्मा का सुचालक है तो विद्युत का भी सुचालक है। ठीक है? इसी प्रकार से ऊष्मा का कुचालक है तो विद्युत का भी कुचालक है। समझ में आया? लेकिन हीरा देखो, हीरा क्या कर रहा है? विद्युत का तो कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है? हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म हो गए। अधातुओं के क्या हो गए? भौतिक गुणधर्म। समझ में आया बेटा सभी को? तो अपना पहला टॉपिक क्लियर हो गया है। समझ में आया? मैंने बताया था कि धातुओं का और अधातुओं का दोनों के भौतिक गुणधर्म देखेंगे इस चैप्टर में। तो धातुओं के और अधातुओं के दोनों के क्या हो गए? भौतिक गुणधर्म हो गए।